कहते हैं मेहनत वो पत्थर है जिससे आप अगर उस नाउमीदी के शीशे को तोड़ना चाहें तो तोड़कर उम्मीद की किरण को अपने घर तक ला सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ हम शुरुआत करते हैं नया सवेरा के इस पावर पैक शो की। मैं हूं आंचल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या। और हमारी कोशिश इस मंच से ये होती है कि हम तमाम खबरें वो लेकर आएं जो भारत की एक सर्वांगीण विकास की तस्वीर दिखाती हैं, जहां हम आपको संसद के बजट सत्र से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी देंगे और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या कुछ खास हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से ममता सरकार क्यों है सवालों के घेरे में। बांग्लादेश में एक तरफ चुनावी सरगर्मियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी लगातार गहराता जा रहा है। इस पर करेंगे विस्तार से बात। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बड़ा फैसला, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक सदन की कार्यवाही से दूर रहेंगे। नरवणे पुस्तक विवाद पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को घेरा, कहा देश से माफी मांगे राहुल गांधी। रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का ड्राफ्ट। रक्षा उत्पादन बढ़ाना और खरीद में तेजी लाना है मुख्य उद्देश्य। विनिर्माण और निर्यात को भी मिलेगा बढ़ावा। ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप। ग्रुप बी अधिकारियों की सूची में ग्रुप सी के अधिकारी भी शामिल। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की हत्या के बाद फिर गहराया अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। कल होने वाले मतदान से पहले बढ़ी चुनावी सरगर्मियां। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप में आज 3 बड़े मुकाबले। दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड आमने सामने, तो वहीं इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की होगी भिड़ंत। आइए नया सवेरा के विस्तार से करते हैं शुरुआत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया है। कल विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 94C के प्रावधानों के तहत एक नोटिस दिया था। और ये प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा कब होगी ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जब तक ये चर्चा नहीं हो जाती, कुछ फैसला नहीं होता, तब तक ओम बिरला लोकसभा नहीं आएंगे। हालांकि संसदीय नियमों में ऐसी कोई बाध्यता नहीं, इसके बावजूद ओम बिरला ने खुद सदन में ना जाने का फैसला किया। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में आरोप लगाया कि वो सदन की कार्यवाही का संचालन पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वहीं संसद में जारी बजट सत्र के दौरान आज विधायी कार्यों की सूची को देखें तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल बजट पर सामान्य चर्चा आगे बढ़ेगी। और वहीं संसद के मौजूदा सत्र में पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की खिताब पर जो भी अब तक हुआ, उसके बाद लगता है कि विपक्ष बैकफुट पर है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, जिसमें दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अप्रकाशित किताब आखिरकार लीक कैसे हुई। और इसके अलावा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि उसके पास जनरल नरवणे के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के विशेष प्रकाशन के अधिकार है। और इसके साथ साथ पुस्तक अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है, ये बात भी अपने स्पष्टीकरण में पेंगुइन की तरफ से कही गई है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कहा है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। प्रकाशन ने यह भी साफ किया कि पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई। साथ ही कहा कि किताब की प्रिंट या जो डिजिटल कॉपी है वो किसी भी रूप में ये जो प्रति है यानी कि इसकी कॉपी जारी नहीं की गई। बयान में कहा गया कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति यानी कि प्रिंट या डिजिटल रूप में जैसे प्रकाशित अगर वो वितरित यानी कि बांटी गई, बेची गई या अन्य तरीके से जनता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण जो है, जिस तरह से अगर वो बाहर हैं तो इसे कॉपीराइट का साफ तौर पर उल्लंघन माना जाएगा।
तो पेंगुइन इंडिया का बड़ा बयान सामने है, जहां कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी तरह से या किसी भी जरिए से, चाहे डिजिटल मॉड्यूल की बात की जाए या कॉपी की बात की जाए, ये किताब जो है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है ही नहीं। और अगर ये प्रसारित हो रहा है संस्करण, तो ये कॉपीराइट का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। और पेंगुइन के बयान के बाद बीजेपी और सत्ता पक्ष के लोग जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बेनकाब हो गए हैं और देश के सामने काल्पनिक तथ्य पेश करने के लिए कांग्रेस नेता को माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी ने जिस कपोल कल्पित कथा सुनाने का प्रयास सदन के पटल पर किया था, वो उनकी उस तथाकथित प्रकाशित बुक के प्रकाशक और लेखक दोनों के द्वारा स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो गया है। क्योंकि पेंगुइन ने भी ये कहा है कि न ऐसी कोई पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है और इस प्रकार का कोई भी पुस्तक की प्रति यदि किसी के हाथ में है तो वो पूर्णतः अलग है और वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। साजिश है, उसका भंडाफोड़ होना चाहिए और सबों की सदस्यता, महिला सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और संसद के तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा की अगर बात की जाए तो गतिरोध कहीं ना कहीं टूटा है, लेकिन अब विपक्ष की एक नई रणनीति भी है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लेकर के आया है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा में जो गतिरोध चल रहा था, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने एक पुस्तक का जिक्र करके सदन को एक तरीके से जो सत्ता पक्ष और ट्रेजरी बेंचेस कह रहा है कि वो गुमराह कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक पब्लिशर ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई पुस्तक अभी रिलीज़ ही नहीं हुई है, उसका पब्लिकेशन उन्हीं के पास है, कॉपीराइट का उल्लंघन है अगर किसी के पास वो पुस्तक है तो। कुल मिला के बात यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन बात पहुंच गई है अब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो उनको हटाए जाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वो विपक्ष ने इस समय लोकसभा सचिवालय को पेश कर दिया है। तकरीबन 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ने शुचिता का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है कि अब वो सदन की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे या पीठासीन नहीं होंगे जब तक इस मसले पर कोई न कोई निर्णय नहीं आ जाता है, कोई पटाक्षेप नहीं हो जाता है। हालांकि यह जो नोटिस है अभी सचिवालय के पास आया है, सचिवालय ने इसको स्वीकार किया है। अभी इसकी जांच होनी है और जांच के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसके आधार पर यह तय होगा कि इस पर कोई भी कार्रवाई या चर्चा जो होनी है वो कब हो। बात यह है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए, उसमें राहुल गांधी एक तरीके से एक पुस्तक को लेकर अब विवादित मसला बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस पुस्तक का जिक्र किया और जिस पुस्तक को लेकर वो आए उस पर एक पब्लिशर, पेंगुइन पब्लिशर जो है वो साफ कह रहा है कि इस तरीके की कोई भी पुस्तक उन्होंने पब्लिश नहीं की है और अगर किसी के पास है तो वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। यानी कि इस मामले में एफआईआर भी हो चुकी है, कार्रवाई की मांग की जा रही है और सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो एक तरीके से आक्रामक हैं इस मसले पर कि वह पुस्तक उनके हाथ में आई कैसे और जो भी उन्होंने तथ्य रखे वो किस आधार पर रखे, जबकि पब्लिशर इसको डिनाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात ये कही जा सकती है कि जो बजट पर चर्चा है वो दोनों ही सदनों में अब आगे बढ़ रही है। कल हमने देखा था कि लोकसभा में भी ये चर्चा शुरू हुई और तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे, जो भी बजट को लेकर उनकी आपत्तियां हैं या वो चाहते हैं कि किस तरीके से और सुधार हो, वो उन्होंने शांतिपूर्वक रखे। और आज भी उम्मीद है कि आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल तो चले ही साथ बजट पर जो चर्चा है वो आगे बढ़ जाएगी। राज्यसभा में हालांकि हम देखें तो राज्यसभा में जो कामकाज है वो शुरू से ही एक तरीके से शांतिपूर्वक चल रहा है। वहाँ पर जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ
वॉकआउट की रणनीति अपना रहा है, यानी कि वहाँ पर वो हंगामा और शोर शराबा नहीं कर रहा है। इसी वजह से कई बार वो वॉकआउट करके सदन में वापस आ जाते हैं और सदन का जो कामकाज है वो शांतिपूर्वक राज्यसभा में चल रहा है। जी। ऋषि, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए तो आखिरकार नियम क्या कहते हैं, और अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो आखिरकार इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव को अगर कभी लाया भी गया तो किस तरह से संसद में इस पर कार्यवाही हुई है? देखिए, जहाँ तक देखिए हम जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पूरे सदन के नेता होते हैं और सभी सदस्य उनको मिलकर चुनते हैं। कई बार इसमें अगर एक सीट के लिए या इस पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो वोटिंग हो जाती है। कुल मिलाकर ये है कि हमारी संसदीय परंपरा में लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बहुत ही सदन को गौरवान्वित करने वाला है और सबको स्वीकार के रूप में माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 94C के अनुसार अगर अध्यक्ष के प्रति आपका कोई भी अविश्वास है और आप उनसे सहमत नहीं हैं और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर अब आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या उनको हटाया जाए, तो उसके लिए जो सामान्य नियम है कि जो बहुमत है, सामान्य बहुमत से वोटिंग के आधार पर अध्यक्ष को बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम अतीत की बात करें तो पहले संभवतः 3 बार इस तरीके के वाक़ये हुए हैं और पहले जवाहरलाल नेहरू के समय से ही मावलंकर के जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे, उन्हीं के समय से ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यानी कि जो एक तरीके से अध्यक्ष के प्रति जो अविश्वास है वो आज़ादी के बाद हमने शुरू में ही देख लिया था, लेकिन उस दौर में चर्चाएं होती थी और ये हम जानते हैं कि ये सरकार से जुड़ा हुआ मसला होता है एक तरीके से, और इसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो इस समय सत्ता पक्ष के साथ है और जो सदन में जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो बहुमत के आधार पर चलती है और बहुमत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो ऐसे में उनके पद को लेकर कोई खतरा तो कहीं तक है ही नहीं, क्योंकि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो उनके पक्ष में है और वो समर्थन उनके पास पर्याप्त समर्थन है, जो ज़रूरत से ज़्यादा समर्थन उनके पास है। अब बात आ जाती है कि विपक्ष ने ऐसा किया तो क्यों किया। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है कि कैसे हम एक मुद्दे से चीज़ों को शिफ्ट करें दूसरे मुद्दे पर। चूँकि बात नरवणे की पुस्तक पर हो रही थी और उस पुस्तक से कुछ खास निकल के नहीं आया। अब तो पब्लिशर ही कहने लगे कि ये पुस्तक हमने जारी नहीं की है और ये गैर कानूनी है अगर किसी के हाथ में है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी ही क्यों ना हो। तो ऐसे में ये मसला अब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। आरोप के जो इंटेंसिटी है आरोप लगाने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है विपक्ष के द्वारा और वो लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा दी गई है ताकि मुद्दों से हम अलग हट जाएं। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर, चूँकि लोकसभा अध्यक्ष ने एक शुचिता का, एक अध्यक्ष की जो गरिमा है उसका पालन करते हुए, हालांकि कोई नियम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मेरे ऊपर कोई भी आरोप है मैं अब अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसके आधार पर उन्होंने ये तय कर दिया कि वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसका सही रूप से पालन करते रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल, तो आज देखना होगा कि संसद में जिस तरह से लगातार बजट पर चर्चा चल रही है तो क्या एक बार फिर अड़ियल रवैया अपनाता है विपक्ष या फिर संसद में दोनों जो सदन है उसमें सुचारू रूप से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और नए समय में बात करते हैं अब रक्षा विभाग की, जहां रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है 2026 उसका जो मसौदा है वो तैयार किया गया, जो डीएपी 2020 का स्थान लेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये मसौदा उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अधिग्रहण की गति को तेज करेगा और देश में रक्षा से जुड़ा हुआ जो परिस्थिति तंत्र है उसके विकास को बढ़ावा देगा। ये जो प्रस्तावित मसौदा है इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन को बढ़ाना और खरीद में तेजी लाना है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मसौदा रक्षा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देगा और साथ ही आयात को केवल घरेलू स्तर पर अनुपलब्ध और महत्वपूर्ण उपकरणों तक सीमित रखेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा और तकनीकी विकास को एक ही धागे में पिरोना और विकसित भारत 2047 के लिए एक रूपरेखा को तैयार करना है। रक्षा विभाग के अनुसार मसौदे के जरिए संयुक्तता, आत्मनिर्भरता, एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे सेना का आधुनिकीकरण होगा। रक्षा मंत्रालय ने इस मसौदे पर 3 मार्च तक सुझाव मांगे हैं। तो डीएपी 2026 विकसित भारत की ओर हम बड़ा कदम मान रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। भीमासर गांधी धाम में स्टेनलेस स्टील कंटेनर में नमक हैंडलिंग का सफल ट्रायल हुआ है। कंटेनर का डिजाइन जंग लगने से बचाता है और ज्यादा समय तक चलता भी है। हाथ से सफाई और बर्बादी खत्म होगी। माल ढुलाई में नया बेंचमार्क सेट करते हुए टर्न अराउंड टाइम बेहतर हो रहा है।
ये जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। तो स्टील कंटेनर में नमक हैंडलिंग का सफल ट्रायल किया गया, जिससे समय की बचत होगी और ये एक टर्न अराउंड तरीका है जब हम नमक को सही तरीके से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स के लिहाज से। बढ़ते आगे और बात करते हैं पंजाब के फिरोजपुर की, जहां राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशे के खिलाफ एक नशा विरोधी पद यात्रा निकाली। ये पद यात्रा गुरुद्वारा सरगढ़ी साहिब से शुरू होकर स्कूल ऑफ एमिनेंस तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने नशा मुक्त पंजाब के समर्थन में नारे भी लगाए और समाज को नशे से बचाने का संदेश भी दिया। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और युवाओं को नशे की लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त पंजाब का संकल्प भी दिलवाया। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील भी की कि वो इस यात्रा को जन आंदोलन बनाएं और नशे के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य मिल सके। मुझे कुछ माताएं बहनों की ये पीड़ा सुनने को मिली कि हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल कानून के द्वारा इस नशे को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता इससे जुड़ेगी नहीं, बच्चे इससे जुड़ेंगे नहीं और इस अभियान को सफल करने में जब वो प्रयास करेंगे तब सफलता मिलेगी। और उस बहादुर प्रांत को ये जो नशा खा रहा है, नौजवान पीढ़ी को खा रहा है, ऐसी बीमारी को हम सब मिल करके, आप और हम सब, इसको अपना अभियान बना करके इसको कैसे सफलता मिले इसके लिए प्रयास करें। बात पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अब उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार चुनाव आयोग की मांग के मुताबिक ग्रुप बी स्तर के अधिकारी उपलब्ध कराए, ताकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जगह उनका इस्तेमाल हो सके। और इसी आदेश के पालन में राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। मंगलवार को जब सूची सार्वजनिक हुई तो सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस पर सवाल खड़े किए। आरोप है कि सरकार द्वारा भेजे गए ग्रुप बी अधिकारियों की इस लिस्ट में बड़ी संख्या में ग्रुप सी कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सीओ कार्यालय ने इसके लिए राज्य प्रशासन से इन 8,505 कर्मचारियों का बायोडेटा मांगा है। उनका पद, विभाग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जानकारी मांगी गई। वहीं बीजेपी ने इसे ममता सरकार की एक चाल बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर अयोग्य अधिकारियों की सूची दी जा रही है, ताकि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को हर तरह से विफल किया जा सके। Typist, Anganwadi workers are not Group B officers. Anganwadi workers, para teachers are not government employees. They are only project workers. The Supreme Court of India has directed State Government of West Bengal to prepare a list of Group B officers and send it to the Chief Electoral Officer of West Bengal in regards to SIR process. But we are surprised to see that state government, though submitted a list of state government employees for the SIR purpose, but they did not follow up the verdict of Supreme Court. तो करते अगली खबर का, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया जाएगा। यूपी सरकार वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। ये बजट लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है, जो कि पिछले बजट से काफी बड़ा होने वाला है। सरकार का कहना है कि ये बजट जनता की अपेक्षाएं, विकास की बदलती जरूरतें, सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। इससे समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन और सामाजिक क्षेत्र की मजबूती की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया जा रहा है।
नया सवेरा में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की, जहां कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने मानवता की मिसाल पेश की है। तंगधार क्षेत्र में सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित होने के दौरान सेना ने 26 वर्षीय गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। लगातार बर्फबारी के कारण क्षेत्र के रास्ते बंद हो गए थे और इसी बीच महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई और परिजन अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ थे। मदद की गुहार मिलते ही सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने बर्फ से ढके दुर्गम रास्तों और खराब मौसम की परवाह किए बगैर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। समय पर मिली सहायता से महिला की स्थिति में सुधार है। स्थानीय लोगों ने सेना के इस मानवीय प्रयास की प्रशंसा की है। और अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में AI बड़ा मददगार साबित होने वाला है। और AI में भारत की अगर बात की जाए तो दुनिया में उसकी रिप्रेजेंटेशन की लगातार पहचान बन रही है। और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026। तो AI जीवन आसान बनाएगा, लेकिन डीप फेक जैसी तमाम चुनौतियां भी लाएगा। और AI सम्मेलन में डीप फेक जैसी चुनौतियों पर चर्चा होगी। इस बीच भारत सरकार ने डीप फेक और AI कंटेंट पर सख्त नियम बना दिए हैं। नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम में देश का अब तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। आयोजकों के मुताबिक इस दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस AI एक्सपो में तकनीक से जुड़े कई गंभीर और संवेदनशील मुद्दे सामने रखे जाएंगे, जिसमें AI डीप फेक्स और AI डिसइंफॉर्मेशन सबसे अहम है। डीप फेक यानी ऐसा वीडियो, फोटो या ऑडियो जो AI की मदद से तैयार किया गया हो, जिसमें कोई व्यक्ति वो बोलता या करता दिखाई दे जो उसने कभी किया ही नहीं। ये तकनीक GNS पर आधारित होती है। यहाँ एक AI झूठ तैयार करता है और दूसरा उसे पहचानने की कोशिश करता है, जब तक वो झूठ बिल्कुल सच जैसा न दिखने लगे। 2026 तक डीप फेक के नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप सामने आ चुके हैं।
अब लाइव डीप फेक्स के जरिए वीडियो कॉल पर रियल टाइम में किसी अधिकारी, सीईओ या रिश्तेदार की नकल की जा सकती है। वहीं वॉइस क्लोनिंग इतनी सटीक हो चुकी है कि कुछ ही सेकंड की रिकॉर्डिंग से किसी की पूरी आवाज कॉपी की जा सकती है। इसके अलावा शैलो फेक्स यानी साधारण एडिट किए गए वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर उतनी ही तेजी से असर डाल रहे हैं। AI जनरेटेड कंटेंट, जिसे हम AI स्लॉप भी आजकल कहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि AI इतना अच्छा हो गया है और रोज इम्प्रूव हो रहा है। AI से जो इमेजेस जनरेट होती हैं, AI से जो वीडियोस जनरेट होती हैं, ये कहना मुश्किल है कि ये रियल है कि ये फेक है। तो AI कंपनीज ये कर रही हैं कि हर AI जनरेटेड वीडियो में एक वाटरमार्क डाल दें। डीप फेक के बाद अगला और बड़ा खतरा AI डिसइंफॉर्मेशन का है। ये जानबूझकर फैलाया गया AI से तैयार झूठ होता है, जिसका मकसद जनता की सोच, चुनाव, बाजार और सामाजिक माहौल को प्रभावित करना होता है। यही फर्क है गलती से फैली गलत जानकारी और रणनीति के तहत फैलाए गए झूठ में। AI से जुड़े चुनावी आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 2024 में जिन देशों में चुनाव हुए, उनमें से 80% से ज्यादा देशों में AI से बने कंटेंट का इस्तेमाल वोटर्स को गुमराह करने के लिए किया गया। भारत के लिए यह खतरा सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से कई फेक वीडियो और झूठे नैरेटिव चलाए गए थे, जिनका भारत ने तथ्यों और रणनीतिक संचार के जरिए करारा पलटवार किया। ये साफ दिखाता है कि अब सूचना युद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है। आर्थिक मोर्चे पर भी इसका असर साफ दिखाई देता है। 2025 तक भारत में करीब 47% वयस्क लोग AI वॉइस क्लोनिंग या डीप फेक स्कैम का निशाना बन चुके हैं। वहीं 2024 में एक वैश्विक मामले में डीप फेक CFO कॉल के जरिए $25 मिलियन की ठगी सामने आई। इन्हीं खतरों के बीच भारत मंडपम में आयोजित ये AI एक्सपो समाधान की दिशा भी दिखाता है। 7 चक्रों से प्रेरित थीमेटिक मंडपों में 40 से ज्यादा AI कैटेगरी प्रदर्शित की जाएंगी, जहां हेल्थ, कृषि, जलवायु, शिक्षा, गवर्नेंस और वर्कफोर्स स्किल्स जैसे क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार और भरोसेमंद AI पर जोर दिया जाएगा। ये आयोजन एक साफ संदेश देता है, AI भविष्य है, लेकिन बिना सतर्कता के यही तकनीक सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। इसलिए लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। और वहीं केंद्र सरकार ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार फर्जी और भ्रामक सामग्री पर सख्ती से नियंत्रण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में बड़े बदलाव किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू भी हो जाएंगे। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ा दी गई है, ताकि इंटरनेट पर फेक न्यूज, डीप फेक और गलत सूचना के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पन्न सिंथेटिक सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और इसके साथ ही इसे तुरंत हटाए जाने, कंटेंट की पहचान और लेबलिंग को अनिवार्य किया गया है। और नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म की कानूनी सुरक्षा समाप्त किए जाने पर भी नियमों में प्रावधान है। इन नियमों में AI या फिर एल्गोरिदम से बने जो ऑडियो, वीडियो, फोटो या अन्य विजुअल कंटेंट है, उसे सिंथेटिक कंटेंट की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। भ्रामक या अवैध AI कंटेंट की जानकारी मिलते ही 3 घंटे के अंदर इसे हटाना या ब्लॉक करना अनिवार्य है, जबकि पहले कंटेंट हटाने की जो समय सीमा थी वो 36 घंटे की थी। कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी अब सिर्फ DIG या सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही साझा की जा सकेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर 3 महीने में यूजर्स को नियमों और दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को AI जनित कंटेंट की पहचान के लिए तकनीकी उपकरण तैनात करने होंगे। ऐसे कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाना और एक स्थायी डिजिटल पहचान या मेटा डेटा जोड़ना होगा। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री, डीप फेक, फर्जी दस्तावेज, बिना सहमति निजी तस्वीरें और हिंसक कंटेंट पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को ये घोषित करना होगा कि साझा की गई सामग्री AI जनित है या फिर नहीं। नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म की कानूनी सुरक्षा समाप्त की जा सकती है। नए नियमों में भारतीय आपराधिक संहिता 2023 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अब आइए बात करते हैं खूबसूरत संस्कृति और परंपरा की, हमारे उत्सव का जो एक आईना भी है। असम और अरुणाचल प्रदेश में हर साल एक रंगीन और जीवंत त्योहार मनाया जाता है जो देवरी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संजोने का अद्भुत माध्यम है। ये है जॉयडॉम मेचू, एक उत्सव जो पारंपरिक नृत्य, संगीत और रीति रिवाजों के साथ सामुदायिक एकता और उल्लास की झलक पेश करता है। देखिए। जॉयडॉम मेचू सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि देवरी समुदाय की जीवंतता और पहचान का प्रतीक है। ये उनके पारंपरिक पोशाक, संगीत, नृत्य और भाषा के संरक्षण का एक जीवंत मंच है। इस अवसर पर परिवार के सभी लोग एकत्रित होते हैं और पारंपरिक अनुष्ठानों और रंगीन नृत्य महोत्सव के माध्यम से सामुदायिक एकता का संदेश प्रसारित करते हैं। जॉयडॉम मेचू में पारंपरिक नृत्य, संगीत और अनुष्ठान प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गानों के साथ समुदाय की सांस्कृतिक कहानियों को जीवंत करते हैं। ये उत्सव न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं के पुनरुद्धार और संरक्षण का भी जरिया है। इतिहास में ये उत्सव सादिया और पतके पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्रों से जुड़ा है, जहां परंपरागत रीति रिवाज और सांस्कृतिक विधाओं का जीवंत प्रदर्शन होता है। ये न केवल देवरी समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संजोता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी पहचान और परंपराओं से जोड़ने का भी माध्यम है। जॉयडॉम मेचू केवल एक त्योहार नहीं बल्कि देवरी समुदाय की संस्कृति, परंपरा और सामूहिक पहचान का उत्सव है। इस उत्सव की रंगीन झलक हर आगंतुक और समुदाय के सदस्य के लिए अविस्मरणीय अनुभव जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और उत्सव के इन रंगों के साथ ही नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी दिलचस्प खबरें प्रकाशित हैं। बिल्कुल, और पहली खबर की जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये दैनिक जागरण से है और खबर
हमारी इच्छा शक्ति के बारे में बताती है कि कैसे अगर आपने कुछ सोच लिया तो आप उसे निर्धारित कर सकते हैं। और ये खबर जो है वो मुरैना जिला का जो अजनौदा ग्राम पंचायत है वहां से आ रही है, और कैसे कि जन सहयोग के जरिए कैसे हम आरओ पानी, सीसीटीवी निगरानी और 24 घंटे की जो ये व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया गया। ग्रामवासियों ने खुद से, सरपंच साहिबा ने जिस तरह से एक नीति का ख्वाब देखा उसी को हकीकत में बदलने के लिए जो वहाँ की जनता थी उनका साथ मिला। और इसीलिए कहते हैं कि जब ग्राम पंचायत लेवल से जो बुनियादी ज़रूरतों के कामकाज अगर वहीं से उन मामलों को सुलझा लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस आर्थिक विकास की तस्वीर के रूप में भी गांव जो हैं वो अपने आप को पेश करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ जो तमाम मूलभूत सुविधाएं थी उन्हें दुरुस्त किया गया। जल भराव की जो समस्या थी उससे निपट पाने के लिए सरपंच साहिबा ने लोगों के साथ, जो गाँव वाले हैं उनके साथ मिलकर कई ऐसे कदम उठाए कि जहां 6 स्थानों पर अब आरओ पानी उपलब्ध करवाया गया है, स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स बनवाए गए हैं। यानी कि अगर जिस पद की गरिमा को आप रखते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर, अगर चुनाव कर जनता आपको उस पद पर पहुंचाती है और आप अगर उनके लिए काम करते हैं तो आप उनकी कसौटियों पर खरे उतरते हुए साबित होते हैं। अगली खबर संध्या के पास। अगली खबर है रंग बिरंगी तितलियों से जुड़ी हुई। लेकिन आपको पता है कि विलुप्त हो रही तितलियों की प्रजातियां मिली हैं। कहाँ मिली हैं? झारखंड में मिली है। झारखंड के दलमा में तितलियों को आकर्षित करने वाले दर्जनों फूल पौधे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जो विलुप्त हो रही थी तितलियां उनकी प्रजातियां पाई गई है। दलमा जंगल में पहले से तितलियों की सैकड़ों प्रजातियां हालांकि मिलती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तितलियों की मौजूदगी से किसी भी जंगल की सेहत का पता चल जाता है। ये तितलियां जंगलों में तरह तरह के फूलों और पौधों को आकर्षित होती हैं और दलमा और पोडाहाट जंगल में तितलियों को आकर्षित करने वाले दर्जनों फूल पौधे मौजूद हैं और यही वजह है कि जो विलुप्त प्रजातियों की तितलियां हैं ये यहाँ पर पाई गई हैं। चलिए और अब बात करते हैं हम लगातार कॉफ़ी और चाय की बात होती है, खासतौर पर अगर आप अखबार पढ़ते हैं, जो अखबारों के शौकीन हैं वो चाय और कॉफ़ी से दिन की शुरुआत करते होंगे। लेकिन एक अच्छी खबर कॉफ़ी पीने वालों के लिए ये है कि अगर आप 2 या 3 कप कॉफ़ी दिन में पीते हैं तो जो डिमेंशिया है उसके खतरे को आप कम करते हैं। और रोज़ाना करीबन अगर आप 250 से 300 ग्राम जो कैफीन है उसे अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो ये डिमेंशिया का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जिस तरह से जब आप शराब का सेवन अगर कोई करता है या तंबाकू का सेवन करता है तो उससे अगर उम्र घटती है तो उसी लिहाज से कॉफ़ी पीने से, जो हमने आपको पर्टिकुलर मात्रा बताई, उतना कैफीन अगर आप में जा रहा है तो वो डिमेंशिया के खतरे को कम करता है। जो कि अगर आप टोबैको के जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उसका सेवन करते हैं और अगर आप शराब पीते हैं तो कहीं ना कहीं डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है। तो कॉफ़ी पीने वालों के लिए ऑफ बीट अच्छी खबर। और अब मुझे लग रहा है संध्या कि जो लोग चाय पीते हैं, जैसे मुझे चाय का बहुत शौक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा शिफ्ट फोकस करना चाहिए कॉफ़ी की तरफ। बिल्कुल। और समाचार पत्रों की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की ओर। और बात करते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई। तो बांग्लादेश में कल संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव हिंसा के साए में हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने के बजाय यहाँ एक बार फिर एक हिंदू व्यापारी की हत्या पर कई सवाल खड़े हुए हैं। मेमनसिंह जिले के त्रिशाल में 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी सुषेन चंद्र सरकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं चुनाव की बात की जाए तो कल 299 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए होने वाले मतदान के लिए 51 दलों के 2034 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जबकि 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता मतपत्रों से इनके भाग्य का फैसला करने वाले हैं। अब इसमें मुख्य मुकाबला खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई में लड़ रही बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। वहीं गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण और चिंताओं के बीच हो रहे चुनाव को संपन्न कराने के लिए 10 लाख पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। 14 फरवरी तक सेना को अलर्ट पर रखा गया है और इसीलिए राजनीतिक हिंसा और पत्रकारों पर हमले फिर भी थमते हुए नजर नहीं आ रहे। महिला उम्मीदवारों ने भी उत्पीड़न, धमकियों और उन्हें बदनाम करने वाले अभियानों की शिकायत की है। और इस बीच चुनाव के दौरान हिंसा की आशंकाओं के बीच घर लौटने वालों की भीड़ प्रमुख शहरों के रेल स्टेशन और बस टर्मिनलों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो बांग्लादेश में सियासत इस वक्त गर्म है। हालांकि जो अगर हम देखें सियासी क्या मोड़ आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से लगातार बांग्लादेश जूझ रहा है।
बिल्कुल, और इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं ढाका से हमारे संवाददाता नवल संघ परमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल संघ, चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, कल मतदान होना है, लेकिन इस बीच जिस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है, अल्पसंख्यक हिंदुओं की हाल ही में हत्या हुई है, किस तरह से साफ तौर पर दर्शा रहा है कि बांग्लादेश के जो मतदाता हैं वो किस तरफ अपना रुख करते हुए नजर आएंगे अब कल? देखिए, कल यहाँ पे वोटिंग होना है, सुबह 7:30 बजे वोटिंग होगा, लेकिन ये बांग्लादेश का इलेक्शन है वो डर के साये में हो रहा है। यहाँ पे अवामी लीग एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया गया है, तो उसको चलते उसका अराउंड 35% के आसपास का वोट बैंक है। वो लोग का जो वोटिंग उनका पॉलिटिकल पार्टी बैन करने की वजह से कहीं ना कहीं वो वोट बैंक जो है वो बहुत ही क्रूशियल माना जाता है, और उसके लिए दोनों जो बड़े गठबंधन है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी, दोनों अपने अपने और खींचने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस जो प्रयास जारी है, पिछले कुछ दिनों में जो नेशन डेवलपमेंट देखने को मिला है, उसमें कहीं ना कहीं जो अवामी लीग का वोटर है, माइनॉरिटी वोटर्स है, वो डर के साये में जमात इस्लामी पार्टी का जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको डर को लेके और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अस्थिरता को खत्म करने को लेके अपना मन बनाया लग रहा है बीएनपी पार्टी को वोट देने का। तो उसी को चलते बांग्लादेश के कई जिलों में अवामी लीग के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट होकर बांग्लादेश इस्लामिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या उसको खुला समर्थन दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है उसकी पीछे की वजह है डर कि इलेक्शन के दौरान बांग्लादेश में वायलेंस, हिंसा का बड़ा इतिहास रहा है, और ऐसे में अगर आप वोट देने नहीं जाते हो तो भी आपको नुकसान है, वोट देने जाने में भी आपको बहुत ही समझ के पार्टी पसंद करना पड़ेगा जो आपको प्रोटेक्शन दे पाए। तो कहीं ना कहीं जो अवामी लीग के वोटर्स है या माइनॉरिटी वोटर्स है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि सलामती के लिए लिहाज से उनको अगर किसी एक को पसंद करना पड़ा तो जमात इस्लामी की जगह बीएनपी को पसंद कर सकते हैं। उसमें आगे पीछे हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है अमुक तादाद में लोग जमात को भी वोट करे या वोट ही ना करे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है अवामी लीग को वोट कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। और ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर या इंक्लूसिव तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टी को आप कंटेस्ट ही नहीं करने दे रहे। लेकिन एक पिछले लंबे दौर से 1.5 साल से जो बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर है, हिंसा का दौर चल रहा है, यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन आर्थिक मुद्दे पे देश को स्टेबिलिटी देने में या एक भयमुक्त वातावरण देने में लेकिन नवल हम ये भी समझना चाहेंगे कि डर के साए में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, चुनाव आयोग जो है बांग्लादेश का, उसके लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। लेकिन ऐसे में अगर हम तारिक रहमान की बात करें तो किस तरह से अपने खोए हुए वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? एक तरीके से देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में जो भी बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुआ है, मैं 2.5 साल पौने 3 साल से यहाँ बांग्लादेश में, तो उसमें एक चीज उभर के सामने आई है, वो बीएनपी पार्टी जो उसका वजूद खो चुकी थी और कंटिन्यूसली 1.5-2 दशक तक पावर से बाहर रहने की वजह से, लेकिन शेख हसीना का जाने की वजह से और जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश में उनका बढ़ावा हुआ, उसको देख के बीएनपी पार्टी और तारिक रहमान के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुली। अब ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनको एक तक मिला है उस तक को कैसे एक सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी लाके माइनॉरिटी को या महिलाओं के हितों का कैसे रक्षा करते हैं, कैसे वो सुरक्षा का माहौल दे पाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनके लिए जो परिस्थितियां डेवलप हुई है बांग्लादेश में पिछले कुछ समय में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तारिक रहमान और उनकी बीएनपी पार्टी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसको कैसे एनकेज कर सकते हैं वो उनके ऊपर और आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। और एक अच्छा मौका वहाँ की जनता के लिए भी है नवल, कि किस तरह से वो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करें जो वहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके, आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्र की, जहां हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए कई टिप्स देते हैं। और आज बात करेंगे हम इंडेक्स फंड से जुड़ी हुई। आखिरकार इंडेक्स फंड होता क्या है? तो इंडेक्स फंड जो है उसमें जोखिम कम रहता है, निवेश पर शानदार रिटर्न के साथ साथ जो प्रबंधन की लागत है वो दूसरे फंड्स के मुकाबले कम रहती है, यानी कि जोखिम लेने की जो क्षमता है निवेश से पहले ध्यान रखना जरूरी है इसमें। और इतना ही नहीं, इंडेक्स फंड में कई सारे विकल्प आपके पास होते हैं। निवेश से पहले आपको
कुछ बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होता है, जिसमें फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड पहले जान लें और उसके बाद इस इंडेक्स फंड में आप निवेश करें। निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है इंडेक्स फंड। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, जिसमें निवेशक के लिए एक अच्छा विकल्प है, अच्छा रिटर्न मिलता है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड की तरफ आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम कम है और रिटर्न इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है। तो जोखिम से बचने के लिए निवेशकों के लिए एक अच्छा ये इंडेक्स फंड विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, और स्थिर रिटर्न के साथ कम निगरानी की जरूरत है। कोशिश ये होती है कि तमाम जो फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वो फंड्स जिसमें आपको मेहनत कम करनी हो और उसके पिछले प्रदर्शन से, जो उसका पहला प्रदर्शन रहा, उससे आप उसके औसत रिटर्न के बारे में जान सकते हैं। फंड मैनेजर की पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, यानी कि वो फंड मैनेजर जो आपके इस पोर्टफोलियो का ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा। अब इसमें इंडेक्स फंड का जो रेशियो है वो देखना होता है, तो निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प इंडेक्स फंड के लिहाज से। तो निवेश की दुनिया की बात की, अब आपको लिए चलते हैं तकनीक की दुनिया में, और वहां क्या कुछ खास हो रहा है देखते हैं हमारे खास सेगमेंट टेक टॉक के जरिए। तो खगोल विज्ञान में दुनिया से एक बड़ी खबर सामने है, जहां ब्रह्मांड के रहस्यों को टटोलने वाली इंसानी आंख यानी कि टेलीस्कोप्स पर मंडरा रहे $10 बिलियन का खतरा अब टल गया है। चिली के अटाकामा रेगिस्तान में प्रस्तावित एक विशाल मेगा प्रोजेक्ट INNA को खगोल वैज्ञानिकों के कड़े विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है। दुनिया के सबसे साफ और शुष्क आसमान के रूप में मशहूर अटाकामा की पहाड़ियों पर अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता तो सितारों की रोशनी कृत्रिम चकाचौंध में खो जाती। और वैज्ञानिकों ने इसे अंधेरे की जीत और विज्ञान की रक्षा करार दिया। यह मामला केवल एक फैक्ट्री का नहीं था, बल्कि पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखने वाली सबसे शक्तिशाली खिड़कियों को बचाने की एक जंग थी। वहीं पैरानल वेधशाला ने करीब इस मेगा प्लांट के आने से लाइट पोल्यूशन का एक ऐसा खतरा पैदा हो गया था जिससे दुनिया के सबसे महंगे टेलीस्कोप ही बेकार हो जाते। नोबेल पुरस्कार विजेताओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थाओं तक इसके लिए मोर्चा निकाला गया। तो टेक टॉक के बाद खबरें खेल जगत से, हमारे फेवरेट सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक के जरिए। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। T20 वर्ल्ड कप में आज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के बीच। ये मुकाबला सुबह 11 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड टीम के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया टीम आज टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। आज दिन का तीसरा अहम मैच वानखेड़े मैदान पर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच। ग्रुप सी में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। ऐसे में आज का मैच जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएंगी। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन होने के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी वजह से नामीबिया के खिलाफ अभ्यास सत्र में अभिषेक ने भाग नहीं लिया। और अब बात नक्सल प्रभावित बस्तर की, जहां बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। कभी नक्सलगढ़ के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके में अब शहनाई की मधुर धुनें सुनाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी समाज की मुख्य धारा में लौटते हुए नए जीवन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। ये दृश्य न सिर्फ विवाह का था, बल्कि हिंसा छोड़कर शांति और सम्मान की राह चुनने का संदेश भी दे रहा था। दंतेवाड़ा जिले के मगडू और माड़वी बुधारी का विवाह एक प्रतीक बन गया। जंगल, बंदूक और माओवादी हिंसा के लंबे सफर के बाद ये जोड़ा अब समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन की शुरुआत कर रहा है। समारोह का सबसे भावुक और प्रेरक पल आत्मसमर्पित नक्सली युगल हेडमे और बामन का विवाह रहा। 7 फेरों के साथ दोनों ने कानून, समाज और शांति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मैंने
15 साल काम किया, छोटा समय में गया। मुलाकात मतलब उसी में नक्सल संगठन में थे दोनों। मैं वहाँ प्यार किया है, यहाँ पे आके शादी जो सामूहिक के साथ कर रहा है। घर वापस लौट आए हैं तो हम लोग परिवार के साथ, जो ससुराल के साथ, सभी के साथ मिलजुल के रहना है। कार्यक्रम में मौजूद क्षेत्रीय विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि मां दंतेश्वरी के दिव्य प्रांगण में हुआ ये आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। सामूहिक विवाह हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में एक साथ शुरुआत किया गया है। इस समय दंतेवाड़ा में भी एक नक्सल जोड़ा के साथ सिलेंडर किए हैं नक्सलियों ने, उन्होंने भी एक जोड़ा के साथ यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। नक्सल प्रभावित बस्तर में जब बंदूकों की जगह शहनाई बजती है तो ये सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि शांति, विश्वास और विकास की नई कहानी बन जाती है। डीडी न्यूज के लिए बस्तर से सोमेश पटेल की रिपोर्ट। और नया सवेरा में आप देखते हैं कैसा है आपके शहर में मौसम का मिजाज। तो ग्राफिक के जरिए आपने जाना अलग अलग राज्यों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान, और इसके साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। बिल्कुल, आपको ले चलते हैं दक्षिण कोरिया, जहां गोताखोरों ने हैंडबॉक पहनकर मछलियों के बीच पानी के अंदर, अगर आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, तो ल्यूनर न्यू ईयर मनाया है। आप इन तस्वीरों का चाय की चुस्कियों के साथ लुत्फ उठाइए, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक